डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की पैरोल को लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति में पारा गर्म है। उसी पर चर्चा करते हैं अंशुल छत्रपति से कि उनका क्या कहना है। ये जो पैरोल है ये चुनाव के नज़दीक ही क्यों मिलती है, और हर नेता ये कह रहा है सरकार की तरफ से कि हर कैदी का हक है पैरोल। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहली बात आपने की कि चुनावों के नज़दीक ही क्यों मिलती है, तो डेरा सच्चा सौदा और उसके मुखिया को लेकर सियासत जो है वो लगातार सरगर्म रही है। ये पहली दफ़ा नहीं है। जब वो जेल से बाहर था तब भी उसके पक्ष में जिस तरीके से प्रचार प्रसार और फेवर उसको किया जाता था, हालांकि लगातार उसके खिलाफ़ कत्लों और बलात्कार के मामले जो हैं वो अंडर ट्रायल थे, अंडर इन्वेस्टिगेशन थे, उसके बावजूद जिस तरीके से राजनेताओं ने उसकी फेवर ली है वो आज नई बात नहीं है। अब जब वो एक सज़ा याफ्ता कैदी है, उसके बावजूद जिस बेशर्मी के साथ सियासत उसकी फेवर कर रही है, तो ये एक ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और इलेक्शंस को लेकर एक जो वोट बैंक का फ़ायदा उठाने की जो बात है वो हम कहें तो वो भी लगातार हर एक सियासी पार्टी जो है उसकी वोटों का लालच जो है, मोह जो है, वो आज तक छोड़ नहीं पाए हैं। तो अभी पिछले पंजाब इलेक्शन से पहले भी उसको जिस तरीके से फरलो दिया गया, पैरोल दिया गया, उसके बाद 2 इलेक्शंस पहले बीत चुके हैं, इलेक्शन से ऐन पहले फरलो और पैरोल मिला। इस बार फिर इलेक्शन से पहले जिस तरीके से उसको बाहर निकाला गया पैरोल पर, तो इसे ये मात्र संयोग नहीं हो सकता, ये राजनीतिक प्रयोग है। और मुझे लगता है कि सियासी पार्टियां जो हैं, राजनीतिक दल जो हैं, उनको अब इस भ्रम से बाहर आना चाहिए, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन से पहले जिस तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए उसको पैरोल दी गई और उसका रत्ती भर भी हमने पंजाब के इलेक्शंस में देखा कि उसका 1% भी कोई असर नहीं दिखा। तो इस भ्रम से राजनीतिक दलों को बाहर आना चाहिए। एक बलात्कारी और कातिल को जिस तरीके से सर आँखों पर बैठाया जा रहा है राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये जो हर नेता कह रहा है कि पैरोल हर कैदी का हक है। पैरोल मान लिया जाए कि हर कैदी का हक है, कानून हर एक कैदी के लिए बराबर है, लेकिन वही कानून जो है वो ये भी कहता है कि अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी है, उसके लिए इस तरह की सुविधा जो है हमारी सरकार या स्टेट जो है वो नहीं मुहैया करवा सकती। दूसरी बात कि कानून हर कैदी के लिए एक है, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर एक वीआईपी पर्सन के लिए उस कानून के अंदर बदलाव किया तो क्यों किया? अगर वो कानून सभी के लिए एक था तो सभी कैदियों को उसका बेनिफिट मिल रहा था, अगर नहीं मिल रहा था तो सभी को नहीं मिल रहा था। तो गुरमीत राम रहीम को पहले फरलो दिया गया, जब पैरोल के लिए वो शर्तें उस कानून की जो हैं वो आड़े आ रही थी और गुरमीत राम रहीम उन पैरोल की कानून की उन शर्तों में फॉल नहीं कर पा रहा था, तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने मार्च 2011 के अंदर 11 अप्रैल 2022 को कानून के अंदर एक अमेंडमेंट किया। उस अमेंडमेंट में वो जो शर्तें थी उनको हटा दिया गया। उससे पहले हर एक कैदी को किसी न किसी कारण के लिए पैरोल दी जाती थी, बिना किसी कारण के किसी कैदी को बाहर नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन उन शर्तों को हटा दिया गया ताकि एक स्पेशल प्रिविलेज जो है वो स्टेट की तरफ से गुरमीत राम रहीम को मुहैया करवाया जा सके। आपका कहना है पूरे देश का जेल मैनुअल छोड़कर हरियाणा प्रदेश ने जो अमेंडमेंट की वो इसलिए की कि फरलो या पैरोल का कारण ना बताना पड़े? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले जो कानून है उसके अंदर स्पष्ट था कि अगर कोई हार्डकोर क्रिमिनल है या कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको सिर्फ कुछ कारणों से, कुछ इमरजेंसीज़ में जेल से बाहर निकाला जा सकता है। पंजाब के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स की डेथ के टाइम कस्टडी के अंदर कुछ घंटों के लिए उनको लेकर के बाहर जाया गया और उसके बाद वापस जेल में डाल दिया गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स पूरे देश के अंदर हमारे सामने हैं। तो हरियाणा सरकार के सामने गुरमीत राम रहीम के लिए ये शर्तें आड़े आ रही थी, इसलिए कानून के अंदर अमेंडमेंट किया गया। विपक्षी पार्टियां भी नहीं बोलती, पैरोल या फरलो पर वो भी नहीं बोलती। इस हमाम के अंदर सारे नंगे हैं। इससे पहले हमने देखा कि जिन जिन पार्टियों की सत्ता के अंदर वो रहे, तो उस समय उनका भी व्यवहार वतीरा जो है वो गुरमीत राम रहीम के प्रति इसी तरीके का रहा। चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही, चाहे पंजाब के अंदर बादल सरकार रही या कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रही, सभी का व्यवहार जो है इसी तरीके का रहा है।
तो ये जो सत्ता का लोभ लालच है, उसके लिए जो वोट बैंक का लालच है, उसको वो लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, आज भी वही। लेकिन इसका क्या कारण है? आप कह रहे हैं सजा याफ्ता है और इतने संगीन अपराधों के बाद भी उनके जो शिष्य हैं वो उनको भगवान का दर्जा देते हैं। भारत एक बड़ा कमाल का देश है। इसके अंदर हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि पंजाब के अंदर अगर मैं बात करूं, पिछले कुछ सालों पहले पंजाब में एक बाबा जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए, उनकी डेथ हो गई। तो हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, उसको फ्रीजर के अंदर लगा करके बैठे हुए थे। हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, पंजाब सरकार को डायरेक्शंस दी गई कि उसका अंतिम संस्कार करवाया जाए। पंजाब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हाई कोर्ट के अंदर रिप्लाई फाइल किया कि आस्था का मामला है, हम इसके अंदर किसी तरीके का दखलंदाजी नहीं कर सकते। वो बाबा आज भी फ्रीज़र के अंदर जस का तस पड़ा है और उसके चेले जो हैं वो आज भी बोल रहे हैं कि बाबा जी मरे नहीं हैं, वो समाधि में गए हैं, वो वापस आएंगे। तो अगर एक मरे हुए आदमी को वो लोग आज भी पूज रहे हैं, राम रहीम तो आज भी जिंदा जीता जागता है। आप उनके भक्तों के लिए क्या कहोगे? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि एक बलात्कारी कातिल जो है वो, जिसको वो भगवान का दर्जा दे रहे हैं, अगर जो बलात्कार पीड़िताएं हैं या जिनके मर्डर हुए हैं, अगर उनमें से कोई एक बेटी उनकी होती या उनका बाप बेटा होता जिनके मर्डर हुए हैं, या जो साधु नपुंसक बनाए गए हैं उनमें से एक उनका बेटा होता, तो क्या फिर भी उनका व्यवहार यही रहता? क्या फिर भी वो उसको भगवान मानते? तो मेरा यही मानना है कि एक हमारी फैमिली को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं डेरा सच्चा सौदा से रहा है। वो डेरा के साधु रहे हैं, वो डेरा की कमेटी के मेंबर्स रहे हैं और डेरा की साध्वियाँ रही हैं। पीड़ित लोग सब के सब डेरा से जुड़े हुए थे, उन्हीं के लोग थे। और आज अगर उन्होंने बाहर आकर के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की काली करतूतों के बारे में आवाज़ उठाई है, तो उस आवाज़ को उन लोगों को सुनना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को उन लोगों की बेटियां या बेटे भी इस चीज़ का शिकार हो जाएं। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन ने पैरोल पर इतराज़ उठाया, अब वो कह रही मुझे धमकियां भी मिल रही हैं। देखिए, ये चरित्र जो है डेरा सच्चा सौदा का और उसके मुखिया का, ये पुराना है, कोई नया नहीं है। और लगातार जिस तरीके से गवाहों को थ्रेट किया गया और उसके बाद इन मामलों के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन चली तो सीबीआई को दबाव बनाने के लिए उसके ऊपर किस तरीके से सड़कों के ऊपर भीड़ तंत्र का सहारा लिया गया, उसके बाद हमारी न्यायपालिका के खिलाफ भी, अगर हमारे न्यायिक तंत्र को दबाव में लाने के लिए 2017 के अंदर हमने पंचकुला में, सिरसा में देखा कि किस तरीके से भीड़ तंत्र का सहारा लिया गया, दंगे फैलाए गए। उससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, डेरा सच्चा सौदा ने किस तरीके से लोगों का इस्तेमाल किया अपने बचाव के लिए। तो ये एक नई बात नहीं है। जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसके खिलाफ इस तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स जो है। नहीं, आपने कहा कि पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई, उस टाइम भी सरकारों ने कहा था कि ये सारा नुकसान डेरे से वसूला जाएगा, चाहे ईडी का, इनकम टैक्स का मामला भी चला, लेकिन कहीं ना कहीं आज सब कुछ लुप्त है। वो मामला जहाँ तक मुझे ध्यान है 2017 की उपद्रव के बाद एक PIL फाइल हुई थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, वो आज भी उसमें सुनवाई जो है अभी चल रही है, वो मामला पेंडिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये मैं बात करूं कि हरियाणा सरकार की नीयत में खोट है, वो साफ नीयत से अगर उन्होंने कार्रवाई की होती तो जिस तरीके से उस PIL के बाद हमारी हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी थी कि डेरा सच्चा सौदा ने जिस तरीके से ये अकूत संपत्ति जो है, साम्राज्य जो है खड़ा किया है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। तो ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और बहुत सारे महकमे जो हैं अलग अलग, उनके ज़िम्मे लगाई गई थी ये सारी जांच, लेकिन नीयत में खोट की वजह से आज तक वो जांच जो है वो कहीं भी सिरे नहीं पहुंच पाई है। अब बाहर आने के बाद जैसे डेरा चीफ ने पंजाब में एक और बड़ा डेरा खोलने की मांग जो पूरी की है अपने भक्तों की, दूसरा जो वो गाने रिलीज़ कर रहे हैं, उस पर क्या कहना? देखिए, एक बलात्कार और हत्या का जिसके खिलाफ वर्डिक्ट आ चुका हो, जो सज़ा याफ्ता व्यक्ति है, कहीं ना कहीं मैं ये बात करूं कि बहुत सारे बलात्कार के आरोपी जो हैं या दोषी साबित हो चुके, उसके बाद उन्होंने समाज के डर से आत्महत्याएं भी की जेलों के अंदर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो गिल्टी फील कर रहे थे वो लोग,
और गिल्टी कॉन्शियस होने की वजह से उन्होंने आत्महत्याएं तक कर ली। लेकिन यहाँ देखिए बेशर्मी की हद है कि एक व्यक्ति जिसको बलात्कार और हत्या का दोषी साबित किया जा चुका है, दो बलात्कार का दोषी है वो अपनी शिष्याओं के साथ, और उसके बावजूद वो किस बेशर्मी के साथ आकर के स्टेज लगा रहा है, गाने रिलीज़ कर रहा है और सरकार उसको उसके साथ सहमत है, उसको परमिशन दे रही है। तो ये सारा जो खेल चल रहा है इसमें बेशर्मी की जो हद है वो कहीं ना कहीं पार की जा रही है। ये जो नया डेरा पंजाब में खोलने की बात है, उसके बाद उसके ऊपर पंथक कमेटियों ने इतराज़ जताया, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं पंजाब का माहौल बिगड़ सकता है? बिल्कुल, पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए एक सियासत की जा रही है। पहले भी हमने देखा 2007 के अंदर दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की ड्रेस धारण करके उनका स्वांग रचने का एक जो मामला हुआ था, उसके बाद लगभग 2007-8 में लगातार 2-3 साल तक पंजाब के अंदर जिस तरीके की माहौल गर्म रहा, जिस तरीके से डेरा श्रद्धालुओं और सिखों के अंदर टकराव हुए, उन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आज फिर उन घटनाओं की पुनरावृत्ति करवाने के लिए दोबारा से वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है कि पंजाब को दोबारा फिर उसी दंगों के मुहाने पर ले जाने की कोशिश हो रही है। तो ये थे अंशुल छत्रपति जिन्होंने खुलकर डेरा चीफ की पैरोल का विरोध किया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।